हेलो जी, दिस इज क्लास 10 साइंस और सेट 1। ये जो सीरीज है इसकी वह है 3EGFH और इस सीरीज का जो फर्स्ट सेट है उसके हम अब आंसर शॉर्ट आउट करते हैं, कौन सा किसका करेक्ट आंसर है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन दी है, इसको बैलेंस करना है। इसमें बैलेंस करने के लिए जो P, Q, R और S है इनकी वैल्यू लिखनी है। तो P, Q, R, S की वैल्यू यहाँ पे जो है वो आएगी 2, 3, 1 और 3। ये इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम इसको बैलेंस करते तो हमें इतना पता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है उतना ही हमारा प्रोडक्ट होता है। मतलब जितने Al इधर उतने Al इधर होने हैं। तो यहाँ पे Al सबसे पहले कितना है, 2 Al आने हैं। ठीक है, तो इधर भी 2 इधर भी 2 तभी आ पाएंगे ना। तो इसलिए इसका जो P है वो कितना आएगा, 2। उसके बाद क्या वो यहाँ पे 3 आया है, तो 3 इसलिए आया 3 2 जा 6। और यहाँ पे जो ये है S, उसका भी हमने वैल्यू 3 रखी हो, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे 2, 3, 1 और 3 आया है। 1 यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो ये R है जितना इधर नंबर है उतना ही यहाँ पे सेम लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट्स की फैमिली को रिप्रेजेंट कौन करता है, इसमें आएगा ऑप्शन बी। ये जो दिए हुए सभी साल्ट की फैमिली को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। कि ये मोस्ट कॉमन मेथड बताना है जिससे ऑक्साइड्स के ओर को हम सेपरेट आउट करते। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, दैट इज रिडक्शन विद कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स। ये जो नीचे है कुछ हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन्स में से बताना है कि कौन से दो स्ट्रक्चर ऐसे जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4, इनमें लगभग सभी में 4 कार्बन है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl नहीं है। तो ये और ये तो कभी नहीं हो सकते हैं ये और ये, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन होता है, उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आती है वो आता है ऑप्शन डी, इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए ये क्या है, ये इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कॉलम 2 दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इनको मैच करना है। तो यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म। स्पर्म के साथ एग फर्टिलाइज कहाँ पे होता है, स्पर्म के साथ एग फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट के अंदर। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इम्प्लांट कहाँ होता है, यूटेरस के अंदर। साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वो होती है हमारे थ्रू वेजाइना। और जो डी है, तो यहाँ पे साइट थ्रू विच द वेस्ट मटीरियल्स जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड। यानी कि वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो कैसे रिमूव किए जाते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेरेबेलम करता है। ठीक है, ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। जो रैपिडली, जिसमें सेल्स जल्दी से डिवाइड करती है, वो होता है साइटोकाइनिन्स। अब देखो ग्रोथ में हमारा ऑक्सिन जिब्रेलिन भी काम करता है, ये इनहिबिटरी है एब्सिसिक एसिड। लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवाइडेशन, सेल की डिवाइडेशन में हेल्प कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर को सिलेक्ट करना है, तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस देखो काफ़ी सारे में दिया है, तो हिबिस्कस का तो नॉर्मल पता है, लेकिन पपाया का तो पूरा ट्री ही हमारा अलग होता है। ठीक है, तो हिबिस्कस और मस्टर्ड जो हैं वो आ जाएंगे हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टमक की वाल पे प्रेजेंट होती हैं, वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस और पेप्सिन रिलीज करती हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। अब इसको कैलकुलेट करके, वैसे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारी इसकी कैलकुलेशन पर्टिकुलर आती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, लेकिन जब हम इसको इसमें ऑप्शन में देखते तो इसमें ऑप्शन में आएगा हमारा 9/4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इसका जो आंसर है वो ये आएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। When a beam of light passes through a region of very fine dust particles, the color of light that scatter the most in the region। तो इसमें बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा लाइट स्कैटर करती है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आता है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, जिसकी वजह से जो स्काई का कलर है हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट है अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ increases to 3L if its original resistance is R then its now resistance will be। अब उसका जो रेजिस्टेंस था वो पहले क्या था, R था, और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है यहाँ पे 3R। जब उसकी लेंथ जो है वो 3L हो जाती है तो रेजिस्टेंस जो है हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस है वो 3R हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो सभी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें कि इफ़ सेट्स इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है ना, वो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो फ्रीली सस्पेंड हो जाएगी, अगर उसको मैसे छोड़ देते हैं। इट हैज़ अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फिलिंग्स भी, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये एकदम गलत है, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं होता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अदर देन द एबायोटिक components which of the given biotic components are not required to make an aquarium with small herbivorous fishes a self sustaining system। अब सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। एक तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है, देखिए भैया, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो तो चाहिए। नेक्स्ट जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये नहीं चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये भी नहीं चाहिए। लेकिन फोर्थ है कंज्यूमर्स एज क्लॉन फिश एंड सी अर्चिन्स, तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों चाहिए, सेकंड और थर्ड नहीं चाहिए, और ये आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन में। तो ये जो इसका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो इन दोनों स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजन के बारे में। तो सबसे पहले 17 क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर। तो इसमें जो है जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन है वो एकदम सही है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें असर्शन सही है, रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं इन अवर एक्शंस ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, चाहे हम राइटिंग करें चाहे हम टॉकिंग करें। नेक्स्ट आता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स
फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो इसका जो ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है यानी कि रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 90th क्वेश्चन। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल। तो इसमें दो चीज़ें दी गई है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात में कह रहे हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और दूसरा कह रहा है ये कि जो मतलब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग सेटअप होती है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? इसका आंसर आएगा ए, यानी कि ये दोनों की दोनों सही है, और ये जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। यूज़ ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन। जूट बैग को यूज़ कर सकते हैं हम पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट आता है जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग में बी रिड्यूस्ड एज एंड व्हेन नीडेड। यानी कि जो जूट होता है पहला तो वो बात सही कह रहा है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और दूसरी स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कि जूट जो है वो हमारे लिए मतलब जूट जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों बातें सही है और जो रीज़न है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या क्या एनर्जी के सोर्सेज की रिक्वायर होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी सबसे पहले आता है एम्बियंट हीट, दूसरा आता है माइक्रोबियल एंजाइम सेक्शन, और नेक्स्ट आता है यहाँ पे लाइट। तो इन तीनों में से अगर आप किसी सिंगल को भी लिखते हैं तो वो भी आपका कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट पे अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही आसान एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस एम्बियंट टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं और क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? उसके एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होती है, जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो उनको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसको वो परफॉर्म कराती है। नेक्स्ट जो बी था, बी का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब FeSO4.7H2O इनको रिएक्ट कराया, और इनको रिएक्ट कराने के बाद मतलब हीट अप किया, और हीट अप करने के बाद यहाँ पे हमें बताना है कि जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो उसको गर्म करने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे FeSO4 को जैसे ही हीट अप किया जाता है तो यहाँ पे जो H2O है वो वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, यानी कि FeSO4 और H2O दोनों के दोनों वाटर और जो FeSO4 है वो दोनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें बताया गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ आयंस विच एसिड एंड बेसिस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेसिस क्या क्या जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, यानी कि HCl गैस क्यों लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका आंसर जो है वो आता है कि जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, H3O पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है, और जो बेस होता है वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है। जो ये यहाँ पे दोनों हमारे आयन से आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जब हमने HCl को हमने गैस को रिलीज़ किया तो वो आयोनाइज नहीं हो पाया। जब वो आयोनाइज नहीं हो पाया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लिटमस का भी कलर चेंज नहीं हो पाया, ठीक है ना। HCl गैस को आयोनाइज होने के लिए किसकी ज़रूरत थी? मॉइस्चर की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से वो
उसको लिटमस पेपर जो था उसके कलर को चेंज कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं था, यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ वेन्स इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वाई डू दे नॉट नीड थिक वॉल्स, यानी कि वेन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और उनको थिक वॉल्स की नीड क्यों नहीं होती, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ही लिखा हुआ है वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, यानी कि ये हार्ट होता है, ये हमारी बॉडी है और ये हमारे लंग्स होते हैं। तो बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेट यानी कि CO2 वाले ब्लड को ले कौन जाती है, वेन्स लेके जाती हैं, ठीक है। तो उसको ले जाने का काम वेन्स करती है। नेक्स्ट आता है कि दे हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड प्रेशर इन वेन्स इज मच लोअर देन इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर हार्ट पंप करता है ब्लड, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जब वो बॉडी से ब्लड जा रहा होता है जो पैसिवली हार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज कम होता है, इसकी वजह से उनको थिक वॉल की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ द टालनेस ट्रेट इन पी प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाना है प्रोटीन कैसे हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने की। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, नेम द सेक्शन ऑफ DNA दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब DNA के अंदर कहाँ पे ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इनको जीन एक्सप्रेशन को और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं उनको भी बनाने का और फॉर्म करने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है, इन पी प्लांट्स द जीन कंट्रोलिंग टालनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन दैट इन्फ्लुएंसेस सेल इलोंगेशन, यानी कि जो सेल के इलोंगेशन को प्रोमोट कर रहा था, तो वो वाली प्रोटीन वो क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो बी है उसका आंसर आता है कि जहाँ पे DNA का जो सेगमेंट है जो क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जीन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जीन क्या होता है और वह कैसे हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट can read the blackboard clearly while sitting in the last row. Name the defect of vision the student is suffering from. List 2 reasons due to which the defect arises. Write the nature of the lens required to correct this defect. अब ये डिफेक्ट क्या है और वो कैसे करेक्ट हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये। सेकंड ऑप्शन इसमें और में है, तो हम दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कहता है ड्रा अ रे डायग्राम टू शो दैट द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट falling obliquely on one of the refracting faces of a triangular glass prism and mark the angle of deviation on it, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें या तो हमें डायग्राम बनाने या ये, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों को बता देता हूँ, हो सकता है आपने दोनों में से कौन सा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसके बारे में बात करते हैं। जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर साइटेडनेस में पास का दिखाई देता है, दूर का हमें नहीं दिखाई देता। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है एन इलोंगेटेड आई बॉल कोजिंग द इमेज टू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अगर इमेज रेटिना से आगे बन रही है, ठीक है ना, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो लेंस है, लेंस का जो कर्व है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा। इवन जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो भी उसको प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, इसके करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कन्वर्जिंग लेंस मतलब वो पास जो इमेज है उसको वो कन्वर्ज कर देगा पास में आके, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे प्रिज्म बनाना है, और प्रिज्म बनाने के बाद हमें यहाँ पे जो लाइट है उसके ऊपर कैसे इमर्ज कर रही है, और इमर्ज करने के बाद वो कैसे लाइट डेविएट हो रही है, तो यहाँ पे इसको हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर आप प्रिज्म बना के, इमर्जिंग लाइट होती है, ठीक है, उसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं वो, और जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो, ठीक है। तो ये सब आपको बनाने हैं। ये वाला हमारा प्रिज्म वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। अगर हम पहला कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, प्रिज्म वाला भी इसमें बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि एन इलेक्ट्रिक केटल is rated 230 watt and 1000 watt. Calculate the resistance of its heating element when in operation। यानी कि इसमें जो ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पे उसके जो अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मूले का R=V²/W, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे क्या आता है 52.9 ओम इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं हम सेक्शन सी, जिसमें सेक्शन सी पे बात करते हैं हम, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं, जिसमें दो दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, how it is developed, arrange the following elements as they are arranged in the reactivity series, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बात करते हैं। और उसके बाद है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो दैट शो द रिएक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, विद एल्यूमिनियम, यानी कि आयरन ऑक्साइड का जो 3 मॉलिक्यूल है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं उसको यहाँ पे शो करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, कैल्शियम और कॉपर दिया है, लेड दिया है, तो इसको एक रिएक्टिविटी सीरीज में प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। जो जितना हाईली रिएक्टिव होगा वो ऊपर आता है। तो कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लेड, और लेड से नीचे आता है कॉपर। तो ये हमारा आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज का। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि केमिकल जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना। तो यहाँ पे क्या होता है Fe2O3 प्लस यहाँ पे 2Al है, ठीक है ना। तो ये रिएक्ट कर रहा है Fe2O3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Al है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो आयरन है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जो क्या बना लेगा यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe बना लेगा, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कॉमन साल्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज, स्टेट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम कॉमन साल्ट्स, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर। तो इनकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो कैसे हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसी में और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप of demonstrate that alcohol and glucose contain hydrogen but are not categorized and acids, also give the reason justify this fact। तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा NaOH है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो जो क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद जो हमारा NaOH होता है, Cl होता है और H2 होता है, ये 3 निकलते हैं हमारे, ठीक है। इसका आपकी बुक में डायग्राम भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है NaCl, ठीक है, H2O, तो वो यहाँ पे क्या बना रहा है, वो यहाँ पे
बना रहा है NaOH Cl और H, ठीक है ना, Cl2 बनाता है और H2 बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा कि इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl H2O और NH3+H2O इनको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। और इनको रिएक्ट कराने के बाद क्या बनता है, इनको रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे NaCO3 NH3Cl यहाँ पे अलग बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन आएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बी आता है, इसमें क्वेश्चन बी में यहाँ पे अल्कोहल और जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इवन अगर हम उनको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ तो वो हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको रिलीज़ नहीं करते हैं। तो जब ये आयन रिलीज़ नहीं करते तो इसकी वजह से वो एसिड में कंसिडर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। On the basis of the characteristics of the process given in the brackets in each case differentiate between the following। इसमें इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पायरुवेट होता है वो कैसे एनारोबिक और एरोबिकली हो रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स गैस रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और जो थर्ड इसका ऑप्शन जो सी है वो दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेज, ठीक है, ऑर्गन्स इवोल्व, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, ठीक है ना। लेकिन एनारोबिक जो मसल सेल के अंदर होता है लैक्टिक एसिड बनाती है, या फिर यीस्ट के अंदर होता है जो इथेनॉल बनाता है। इसका आपकी बुक में पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है और ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होता है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेस्पिरेशन रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस रिलीज करता है किसको, ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन वेयर एज फिश यूज गिल्स, ठीक है ना। तो ये इसमें आते हैं ऑप्शन और तीनों इसके बहुत ही आसान आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये कह रहे हैं कि a pure pea plant having round or yellow white seeds is crossed with another pure pea plant having wrinkled or green white seeds. Subsequently, F1 progeny is self pollinated to obtain F2 progeny, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब इसमें दे दिया है, इनका ये पूरा डाटा दे दिया, तो इसको एनालिसिस करके हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसके पास आंसर क्या क्या निकालना है, हमारे पास ऑप्शन है ए, व्हाट डू द सीड्स ऑफ द F1 जनरेशन लुक लाइक, यानी कि जो F1 जनरेशन है तो उसके जो सीड हैं वो कैसे दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गिव द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स इन सीड्स ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में कैसे सीड होंगे उनके रेशो भी बताने हैं। और नेक्स्ट आता है स्टेट द रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग सीड ऑफ न्यू कम्बिनेशन ट्रेड्स इन F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे, तो इसको यहाँ पे हमें अब परफॉर्म करना है। सबसे पहले आंसर ए के बारे में बात कर लेते कि F1 के जो सीड होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, राउंड और येलो होंगे, ठीक है ना, ये कह रहा है वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो F2 जनरेशन है वो फॉलोइंग जीनोटाइप होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ये सब उनके जो फिनोटाइप हैं वो ये स्ट्रक्चर उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उनकी रेशो पर्टिकुलर क्या होगी ये मैंने आपको कराई हुई है, 9:3:3:1 होगी, ठीक है। ये रेशो है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है। थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है द अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेड combinations in F2 is due to the independent assortment of gene
ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है उसकी वजह से वो परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज रेनबो, ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। तो इसके फॉर्मेशन के लिए हम बड़े आसानी से प्रिज्म वाला भी समझा सकते हैं, फिर वो रेन ड्रॉप जो होता है रेन ड्रॉप वाला आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेनबो क्या है कि रेनबो इज morphological phenomena that occur when sunlight is reflected and dispersed in water droplets in the atmosphere, producing a spectrum of light appearing in sky। यानी कि स्काई के अंदर लाइट को अपीयर किया जाता है तो उसके अंदर रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इसका आप डायग्राम बहुत आसानी से बनाते हो, कैसे सन से लाइट आती है और ड्रॉपलेट के अंदर टकराने के बाद वो डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बहुत ही अच्छे से बहुत आसानी से इसको समझा सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रेन ड्रॉप क्या करते हैं, लीड करती है उस स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो लाइट्स हैं उनके सेपरेशन में। ठीक है ना, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या करती है उसको अलग कर देती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग टू होल्स। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के अंदर 2 होल्स है पी और क्यू, थ्रू विच a current carrying circular loop has been inserted as shown in the diagram। आप अपना पेपर ओपन कीजिए और इसमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक लूप बना हुआ है और उसके अंदर होल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे इधर वाला ही क्या होल है। ठीक है ना, और यहाँ से इधर से 2 लूप निकाले गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनको यहाँ पे अलग अलग कनेक्ट किया गया है, तो ये हमारा इधर पी हो जाता है, इधर क्यू, और 1 2 3 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कहता है कि मेक द डायग्राम ऑफ योर ओन शीट्स एंड ड्रा 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ईच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 नियर पी, 2 एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड 3 नियर क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके उसको समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स। ठीक है ना, तो लूप के सेंटर पे किस तरीके से डिपेंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो लूप के सेंटर पे इस तरीके से डिपेंड होती हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, की करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा आता है द रेडियस ऑफ द लूप की रेडियस और जो मैग्नीट्यूड है दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑप्शन आता है। सी ऑप्शन कहता है नेम द रूल यू विल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है उसके अंदर हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई है वो कौन सा होगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इसका आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, गिव 2 रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ये और दूसरा आता है ये 10,000 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, गिव रीज़न टू जस्टिफाई। तो यहाँ पे ये हमें आंसर भी करना है और इसको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस्ट होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट है ओनली 10% एनर्जी, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक कितनी जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी आती है। और यहाँ पे 10% रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो 10,000 जो जूल एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी, 1,000 जूल ही मिलेगी हमें सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है इसका, और ये 10% एनर्जी लॉस है, इसको एक्सप्लेन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सेक्शन डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कंसिडर द फॉलोइंग मेटल्स के सी ए
AlCuAgF, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और आयरन, तो इनको कंसिडर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट फ्रॉम द अबव मेटल्स अ मेटल विच, तो इनमें से एक एक को हमें सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करती ज़्यादा टेम्परेचर पे भी, तो उसमें आता है सिल्वर। सिल्वर जो है बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट आता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि फर्दर ऑक्सीडेशन से जो उसको प्रिवेंट करता है जो होता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट करके अपने ऊपर क्या बनाती है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेती है, जिससे कि एल्यूमिनियम का जो डैमेज है वो कम से कम होता है। उसके बाद वो मेटल बतानी है जो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। जो देखो नॉर्मल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो आसानी से फायर को कैच कर लेती है, जिसमें यहाँ पे नाम आ जाता है पोटेशियम का। पोटेशियम बहुत आसानी से फायर को कैच कर लेती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4, डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड लेयर। अब देखो ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड किसके ऊपर आता है, वो आता है हमारा आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर ब्लैक कलर ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है ना, तो जो उसको मतलब डैमेज करने में भी उसकी हेल्प करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, वो कह रहा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें केमिकल बैलेंस भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। उसके बाद है व्हाट आर एल्कलाइंस, गिव एन एग्जांपल। एल्कलाइंस और उनके एग्जांपल भी यहाँ पे हमें बताने हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सबसे पहले 2 के बारे में बात करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ वो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे AlCl2 बनता है और यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट निकल जाता है। इवन यहाँ पे इसके साथ साथ ये एसिड और इसके साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, तो एल्कलाइन क्या होते हैं, एल्कलाइन और बेस में यही बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है कि एल्कलाइन जो होते हैं सोल्यूबल बेस होते हैं, ठीक है, और सोल्यूबल होने के बाद क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं वाटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे बहुत दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतनी बातें, तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा कवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे, इसमें और में भी ऑप्शन दिया हुआ है, और में भी एक दिया हुआ है जो उसका अल्टरनेट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स और, मर्क्यूरी कैसे उसकी ओर से निकाली जाती है, कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और, कॉपर उसके सल्फाइड ओर से कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है सिल्वर आर्टिकल्स एंड कॉपर आर्टिकल्स व्हेन दे स्लोली लूज देयर शाइनी सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है ना, तो उन कंपाउंड्स के भी नाम यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि मर्क्यूरी कैसे निकल जाता है। कि जो मर्क्यूरी है HgS रिएक्ट कराया जाता है हमारा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो Hg अलग हो जाता है और यहाँ पे SO2 अलग हो जाता है, SO2 गैस हमारी यहाँ पे निकल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर एक्सट्रैक्शन। कॉपर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हमारा भी एक पूरा फ्लो चार्ट बनता है कि लो रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, तो उस तरीके से हम इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। किसी में जो हमारे कैल्सिनेशन होता है, किसी में जो है सल्फाइड के साथ उसका जो रिएक्शन होता है, रोस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है ना। जो कॉपर है, कॉपर हमारी जो है वो रिएक्ट कराई जाती है किसके साथ, क्योंकि कॉपर के अंदर सल्फाइड और होते हैं, वो भी हमारे O2 के साथ रिएक्ट करते हैं और O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि क्यूपरिक ऑक्साइड बनता है और हमारी H2 गैस अलग, SO2 गैस जो होती है वो अलग निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जब वो कॉपर जो एक्सट्रैक्शन होता है जब वो एयर के एक्सपोजर में होती है तो वो क्या करती है, इसी तरीके से जब एयर के एक्सपोजर में सिल्वर होती है तो सिल्वर क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो कॉपर जो फॉर्म करती है वो कॉपर ऑक्साइड बनाती है हमारी
जो एयर के एक्सपोजर में जो उनकी जो शाइनी सरफेस होता है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर ये ज़्यादा हमारा बन रहा है तो उसकी वजह से जो मेटल्स है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे फिगर दी हुई है, ठीक है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक फ्लावर वाली दी हुई है, और फ्लावर वाले में एक्स जो है, एक्स होता है स्टिग्मा, ठीक है, एक्स जो है स्टिग्मा आ जाता है, और जो वाई है वो क्या आता है, एंथर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है हमारा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम द येलोइश कलर्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट लेबल बाय एज वाई। तो ये हमारा एंथर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीज आर ट्रांसफर टू द पार्ट लेबल्ड एक्स। यानी कि ये वाई से एक्स के पास कैसे आता है उसको बोलते हैं हम पोलिनेशन, ठीक है ना, जिसमें एंथर स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट। सीड का फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करना है। जो सीड है वो किससे बनता है, सीड बनता है हमारा जो वो होता है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है भाई, जो फ्रूट होता है, फ्रूट बनता है ओवरी से, फ्रूट ओवरी से बनता है, और जो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो सीड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो बी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई किस तरीके से होता है, पर्टिकुलर उसके अंदर साइकिल चलता है, ठीक है ना। साइकिल क्या चलता है कि यहाँ पे जो सबसे पहले पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन उसके ऊपर आगे बैठा, वो पोलन ट्यूब बनाते हैं, और पोलन ट्यूब बनाने के बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब बनाने के बाद वो जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से निकल के और वो जो एम्ब्रियो सैक है उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद फर्दर सब चीज़ें हट जाती हैं अंतर, और ये स्टिग्मा वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, और जो सेपल पेटल्स होती है वो हट जाती हैं, और जो ओवरी है वो डेवलप होने के बाद फ्रूट बनाती है, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आता है उसके अंदर, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये कहता है कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जिंग रेज इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। यानी कि इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे की क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये बात ये कह रहा है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। अगर एक ग्लास प्रिज्म पे वो सीधा नॉर्मली आ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये एक ब्रैकेट में भी इसने दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। यानी कि इमेज की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और में भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको फर्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड एट फर्स्ट फेज एंड देन अगेन second phase because the glass slab surface are parallel and emergent ray is parallel to the incident ray, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी ग्लास स्लैब है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन जब आ रही है थोड़ा अगर वो जो होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और फिर उसके बाद वो आगे चल जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है इस वाली लाइन की, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली। अगर लाइट नॉर्मल फॉल करेगी तो वो सीधा का सीधा निकल जाएगी, क्योंकि नॉर्मल भी हमारा उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस वजह से वो सीधा सीधा
निकल जाएगी। लेंथ फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इसको आप सोल्व करके यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा अगर आप उस फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो फॉर द कनकेव मिरर एक्सपेरिमेंट द इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल। इमेज ज़्यादातर वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, कनकेव मिरर के उसमें। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोज टू द मिरर एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज साइज एंड लोकेशन चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके रे डायग्राम्स बनाए जाएंगे। रे डायग्राम जैसे ये होता है कि ये हमारा फोकस हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो जो उसकी इमेज है वो बड़ी बनेगी और यहाँ पे सीधी बनेगी, लेकिन ये जैसे जैसे दूर जाता रहेगा तो इमेज उसकी छोटी बनेगी और यहाँ पे क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है ना। तो ये आपको 6 आपकी जो इमेज होती हैं वो बनती है हमारे उसमें, वो आपको याद करनी चाहिए थी और अगर आपने की है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे ये एक पूरी एक वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब इज द फॉर्म फॉर्म्ड द मिनिमम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ए साल्ट ए एंड बी साल्ट बी। सी आता है व्हाट आर एस्टर्स। ठीक है, तो ये सब आता है। तो इसको इसके जो आंसर्स हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट जो ऑप्शन आता है इसमें उसका आंसर आता है टिपिकली द मिनिमम फॉर्म इज ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ट्यूबवेल वाटर विद साल्ट बी। टेस्ट ट्यूब फोर्थ इंडिकेटिंग द साल्ट बी मे बी अ हार्ड वाटर साल्ट विच रिड्यूसेस फॉर्मिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हार्ड वाटर होता है वो फॉर्म को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि वो इसका बनाता है। नेक्स्ट आता है साल्ट ए यूज फॉर बाथ इज अ सॉफ्टर साल्ट एंड प्रोड्यूसेस मोर फॉर्म वाइल साल्ट बी इज एसोसिएटेड विद हार्ड वाटर। ठीक है ना, हार्ड वाटर के साथ वो नहीं कर पाता वर्क, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो सॉफ्ट वाटर को वहाँ पे सॉफ्ट वाटर उसमें आसानी से क्या बना सकता है, फॉर्म बना सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है जो इसमें ऑप्शन नंबर सी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भाई एस्टर क्या होता है। एस्टर आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होती है। ऑन रिएक्शन विद एन एल्कलाई एन एस्टर यील्ड्स एन अल्कोहल एंड अ साल्ट ऑफ द एसिड। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे नीचे जो है ये नीचे रिएक्शन दी हुई है कि किस तरीके से जो इथेनोइक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाता है, वो यहाँ पे बनाता है हमारा एस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये दी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अ पर्सन while climbing up a rocky hills comes into a state of panic and fear. His body starts reacting in a fight or flight condition to adjust to the dangerous situation. Based on the above fact, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए उनको उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट आता है इसमें नेम द हार्मोन सीक्रेट इन द ब्लड। ठीक है, कि ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर्सन को क्या कर रहा है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड के अंदर वो रिलीज हो रहा है और वो रिलीज होता है इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इसी में और में दिया हुआ है कि नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ द हार्मोन। ठीक है ना, ग्लैंड के बारे में बता सकते हो आप, दोनों में से कोई भी बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एनी टू रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी ऑफ द पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन के सिक्रीशन से उस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे वो। नेक्स्ट आता है हाउ डज द एक्शंस
of the chemical signal in terms of hormones differ from the electrical impulse via nerves। ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है हार्मोन जो है एड्रेनलिन सिक्रेट होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है। नेक्स्ट आता है दो रिस्पॉन्स कर सकता है वो, ठीक है ना, कि उसके एक तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी और दूसरी बात जो उसकी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है वो प्रोसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हार्मोनल यानी कि जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो हमारा जो नर्व सेल्स होती हैं ना उनका जो रिस्पॉन्स होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो थोड़े रैपिड होते हैं और ये थोड़े स्लो होते हैं। क्लियर है इतना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम आपके पेपर में दिया हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। ये वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक एमीटर बना हुआ है और वो कनेक्ट करता है, जिसको यहाँ पे बैटरी बन जाती है, यहाँ पे एक की है और वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है किसको, दो पॉइंट को जोड़ रहा है। पहला आता है यहाँ पे एक्स और दूसरा आता है यहाँ पे वोल्ट मीटर और नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाई। तो इन पॉइंट को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये सब दिए गए हैं तो इनको अरेंजमेंट इसका दिया गया है। अरेंजमेंट क्या क्या है वो देखते हैं। तो इन अरेंजमेंट के ब्याह पे जो यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, तो इसके ब्याह पे अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, सीधा आंसर ही देखते हैं इसके आंसर क्या क्या हैं। ठीक है। तो आंसर जो फर्स्ट है वो कहता है द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द सीरीज कम्बिनेशन विल शो द स्टीपर यानी कि मोर लीनियर विद हायर रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे वी और आई का रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बी। ठीक है। द ग्राफ ऑफ द पैरेलल कम्बिनेशन विल हैव अ लोअर स्लोप यानी कि लोअर स्लोप होगा इसमें अगर ग्राफ जो है पैरेलल कम्बिनेशन को शो करेगा। ठीक है। इसमें सपोज कर सकते हैं हम, सपोज ग्राफ सी इज आइडेंटिफाइड एज रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल केस। ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज वन कैन अरेंज टू रजिस्टर्स इन पैरेलल ईच 10 ohm gives 5 ohm equivalent and then connect this in a series and third 10 ohm रजिस्टर 5 ohm plus 10 ohm is equal to 15 ohm। तो इस तरीके से अगर वो सीरीज में है तो वो दोनों जुड़ के किस में हो जाएंगे, 15 ohm हो जाएंगे। क्लियर है इतना। ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है आपके पूरे पेपर को